लोकसभा के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश में सियासत तेज है और उसके बीच हम उसी चुनावी राजनीति पर पेश कर रहे हैं श्वेत पत्र। बीजेपी राम रथ पर सवार अपने चुनावी अभियान को तेज गति दे चुकी है, तो गठबंधन की गांठें भी धीरे धीरे सुलझ रही हैं। समय कम है चुनावों में और काम अधिक। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। अदित चौधरी का उसका स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी वो लोग ममता जी का साथ बात करते हैं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। आप अपना फिक्र करो, आपका नेशनल कन्वीनर ईडी ढूंढ रही है और आप स्टेशन छोड़कर भाग गए। गठबंधन इंडिया सीट संयोजक और सरदार के सवालों के जवाब तलाश रही। बीजेपी थोड़ा है थोड़े की जरूरत है के फॉर्मूले को लिए सियासत में साथियों की नई संभावनाओं को तलाश रही। राजनीति के दोनों ध्रुव एक ही भाव में अपने अपने तेवर दिखा रहे हैं। संघर्ष महाभीषण होगा। केजरीवाल साहब को ईडी के समन आ रखे और कुछ भी हो सकता है शाम तक, और ये विपासना पर विशाखापट्टनम चला गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके टीवी कैमरा के जरिए, भगवान जी कांग्रेस का फिक्र मत करो, कांग्रेस तो इधर है, इधर ही रहेगी और आगे से भी जमकर आएगी। दिस कांग्रेस एंड सीपीएम मेड एन अलायंस एंड ओनली टू create vote division and help BJP. They fought the election and got 0. उत्तर में अयोध्या को आध्यात्मिक विकास की गति थमाकर प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के अटूट तिलिस्म को तोड़ने के लिए निकले और बीजेपी के विजय अभियान रथ को तीव्रता से दौड़ाने का प्रयास किया। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है, उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। कांग्रेस ने 66 दिनों में 6,700 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश के सियासी तापमान के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश तैयार कर ली है। एक 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। गठबंधन सीट संयोजक और सरदार के सवालों के जवाब अब भी तलाश रहा है। हालांकि हर साथी दम भर रहा है कि नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ रोकने के लिए वो तैयार है। मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिलकर के हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम करेंगे। वैसे ही बातें हैं, ये सब हवा उड़ाई जाती है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है, मजबूत है और एकजुटता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द हमारी सीट शेयरिंग पे चर्चा शुरू होगी, बहुत जल्द हमारा कैंपेन रोल आउट होगा। कहीं अयोध्या मंदिर मुख्य मुद्दा। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। कहीं मुख्य मुद्दों में ही अयोध्या का मंदिर। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है।
यही परिवर्तन है। राजनीति का एक शाश्वत सत्य ये भी है कि मुद्दों के गड़े मुर्दे कभी सड़ते नहीं, चुनावी मौसम में बड़े काम आते हैं। अब जब महाचुनाव के संग्राम की बेला है तो हर मुद्दा एक आक्रमण है। मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन। ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं, क्यों? मणिपुर जाकर के वो पॉलिटिकल टूरिज्म किए हैं और मणिपुर का समाधान हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इनके समय में मणिपुर 6 साल तक जलते रहा था और हमने उस पर कंट्रोल करने का काम किया है। ये लोगों में भरम ना फैला। चुनावों की घोषणा में बहुत दिन बाकी बचे नहीं, लेकिन एक सवाल विपक्षी एकता के सामने पिछले 7 महीने से खड़ा है। गठबंधन है तो उसकी शर्तें क्या है, चुनावों की रणनीति क्या है, नेता कौन है, नीति क्या है? जवाब के मीटर की सुई 3 बातों पर आकर थरथराने लगती है। पीएम का चेहरा, संयोजक और किसको कितनी सीटें। बीजेपी ने अपने लिए चुनौती की लकीर खुद खींची है। अब की बार तीसरी बार फिर मोदी सरकार और जीत की सीटें 400 के पार। गठबंधन के सामने स्वाभाविक रूप से एक लकीर खुद ब खुद खींची है। कैसे रहे गठबंधन की एकता बरकरार? नए साल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण से की है। ताबड़तोड़ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। आम चुनावों से पहले बीजेपी को लेकर जब नॉर्थ वर्सेस साउथ की बहस भी छिड़ी है, ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे के गहरे अर्थ निकलते हैं। बीजेपी मिशन साउथ पर पूरी तरह एक्टिव है। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। त्रिशूलपुरम के साथ राजनीति की जा रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। चुनावी साल की शुरुआत में ही बीजेपी का रथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए निकल पड़े। इस बार जीत का लक्ष्य 400 पार रखा है, तो हर सीट पर हिसाब तय करने की कोशिश में जुटी है बीजेपी। दक्षिण का दुर्ग बीजेपी को हमेशा से मुंह चिढ़ाता है। अब की बार बीजेपी की हुंकार मिशन दक्षिण के लिए है तैयार। सर, इस चुनाव के नतीजे के बाद एक उत्तर और दक्षिण को लेकर भी बहस छिड़ी। विपक्षी पार्टियां ये कहने लगी चुनाव के बाद ये बहस समाप्त हो जाएगी।
अगले चुनाव के बाद? 24 के। तो क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये समझ गया मैं क्या पूछना चाहता हूँ यार, जवाब मिल गया, इंटरप्रेट करने दो दक्षिण की जनता को। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में नहीं है, वो बहस समाप्त हो जाए। दरअसल दक्षिण के राज्यों केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को इन 5 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों में से केवल 29 पर जीत मिली थी, जिसमें 25 अकेले कर्नाटक से ही मिली थी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। तेलंगाना से 4 सीटें मिली। बीजेपी दक्षिण में कमल खिलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, जिसकी वानगी ये है कि सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है। इसके अलावा राज्यों में हर संभावना को बीजेपी तलाश रही है और नई राजनीति शुरू करने का मूड बना चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार आंध्र में एक बार फिर बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 7 सीट की मांग कर रही है और टीडीपी 5 सीट देने का मन बना रही है, लेकिन बातचीत जारी। आंध्र में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को 25 सीटें गठबंधन में मिल सकती हैं। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की पार्टी जनसेना बीजेपी और टीडीपी को साथ लाने का प्रयास कर रही है। कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मिल भी चुके हैं। बीजेपी मिशन दक्षिण को कितनी गंभीरता से ले रही है, इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिनके लिए बीजेपी ने एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने की बात भी कही थी। जैसे ही 19 का काउंटिंग समाप्त होगा, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो वापिस एनडीए में आने का प्रयास करने वाले हैं। मगर मैं कार्यकर्ताओं और आंध्र की जनता को कहने वाला हूं, इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको वापिस आने की कोई जगह नहीं मिलेगा। मेरे पर फिर भी सुनना, राजनीति में न कोई स्थायी मित्र है न शत्रु, लिहाजा दोनों दल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में है। अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला विराजने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। निमंत्रण से लेकर रामलला के दर्शन तक, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों से लेकर राम जी के नाम तक सियासत करना। राम कहीं श्रद्धा है, कहीं मुद्दा है। और राजनीति चुनावी चौसर पर अपने दांव चल रही है। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। क्यों का संख्या होना दिक्कत नहीं, जिससे का गाय बहुत बोल। राजनीति में क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। सवाल राम पर उठे तो जवाब भी राम के नाम पर दिए गए। क्या बोल रहे थे आवाज? हमारे भगवान राम के बारे में अनाप शनाप बोलोगे और आपको लगता है ये सरकार चुप बैठेगी? अरे चुप बैठने वाली वो उद्धव सरकार थी जो देवी देवताओं की विडंबना होने के बाद भी कुंभकर्णी निद्रा में थी। महाराष्ट्र की सरकार किसी भी ऐसे दुष्कृत्य को न वर्तमान में सहेगी न भविष्य में। तेजस्वी जी ने जिस ढंग से कहा और जितेंद्र जी ने कहा और भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गाली देते रहते हैं, ये लोग सोची समझी रणनीति से गाली देते हैं। सनातन को अपमानित करना। जो पटना में हज भवन है उसमें अस्पताल क्यों नहीं बना देते? आज घोषणा कर दें, लगेगा कि आप सेकुलर है। डर है। ये लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा
में खलल पहुंचाने के लिए, व्यवधान डालने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। कोई अनहोनी घटना न घटा दे। 2024 का चुनाव अब नजदीक, अपने अपने वोट बैंक है, अपनी अपनी राजनीति है। भगवान राम का मुद्दा भावनाओं को छूता है और राजनीति भावनाओं को खूब भुनाने में जुटी। उनके ट्वीट से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की मानसिकता झलकती है, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया। एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, आज मनुवादी जैसे एक शब्द उठाकर ये दिखाते हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किए हुए काम के ऊपर में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमज़ोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। भगवान जिसको बुलाएंगे। चुनावी मौसम है, इसीलिए धर्म से बड़ी राजनीति दिख रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण कई विपक्षी दल के नेताओं को भेजा गया, लेकिन प्रतिक्रियाएं वोट बैंक के नफा नुकसान के अनुसार आती रही। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है, कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। वो आए, हमें आमंत्रण दिया, नृपेंद्र मिश्रा जी एक वीएचपी के नेता के साथ आमंत्रण दिया, हमने स्वीकार किया। लेकिन अब ये जो उद्घाटन का समारोह वो अब एक स्टेज स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में बदला गया। अब इस तरीके से इसकी राजनीतिकरण जो कर रहे हैं उसके खिलाफ है हम, तो इसलिए हम जाएंगे नहीं। कांग्रेस ने अपने नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा से पहले या उसके बाद मंदिर में भगवान के दर्शन की अनुमति दे दी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को 22 जनवरी का निमंत्रण मिला है। जाएंगे या नहीं ये अभी तक बताया नहीं, पर पार्टी के नेताओं की तरफ से आने वाले बयान सियासी संकेत स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं, 2 महीने इसलिए चुनाव के महीने हैं, मतलब प्रभु राम को इस्तेमाल करो हमारे चुनाव में तकदीर उजाला करने के लिए। ಅವರೇ ರಾಮ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ರಾಮ ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದೇ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था। पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। चुनावों की घोषणा तक राजनीति में कौन से नए मुद्दे और सामने आए ये आने वाले कल की बात है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर फिलहाल देश की सियासत आगे बढ़ रही है, ये आज का सच है। मतदान पर इसका कितना असर पड़ेगा ये नतीजे बताएंगे, लेकिन राजनीति का काम नहीं चल रहा बिना राम के नाम के। बीजेपी को उम्मीद है कि आम चुनावों में राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो गठबंधन इंडिया के कई साथी इसी मुद्दे के बीच अपना वोट बैंक तलाश रहे हैं। कांग्रेस राम मंदिर उद्घाटन समारोह के समानांतर ही न्याय यात्रा के सहारे अपनी सियासी लकीर खींचना चाहती है। माना जा रहा है कि इसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा लाभ मिल सकता है।
ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से समय समय पर यह प्रयास भी दिखता है कि पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को न मिले। इसी दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोस्टली वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और जिस जिस जगह वो उनकी भेंट होगी वहां पर भी बातचीत करेंगे। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक जारी रहेगी। पर सवाल है कि ये यात्रा जनता के मन को जोड़ेगी या फिर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। पहले ये अपने साथियों के साथ न्याय कर लें। एक साथी कहता है कि जी हमें जो है वो हम नेतृत्व करेंगे, दूसरा कहता है कि हम नेतृत्व करेंगे, तीसरा कहता है हम नेतृत्व करेंगे। तो ये नेतृत्व की जो नैया है ये कौन डुबोएगा और कौन इसको जो है वो बाहर निकालेगा, पहले ये तय कर लें। दूसरी चीज़, ये कांग्रेस आज की तारीख में ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनी हुई है जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया, बाहर कोई मोल नहीं है। अब इस डूबते हुए जहाज में इनके सारे जो है वो जुआड़ के लोग जो है, जुआड़ का जमघट इकट्ठा हो रहा है। तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये स्थिति है। राहुल गांधी की पदयात्रा, जिसको कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया है, वो मणिपुर से शुरू होकर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 14 राज्यों और 85 जिलों से होते हुए 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त होगी। ये पूरी यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी। कांग्रेस को इस यात्रा से बड़े फायदे की उम्मीद है। यात्रा जो है पूरे तरीके से लोगों से जनसंपर्क यात्रा के साथ साथ अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है और जनता को जो वास्तविकता है उसकी जानकारी देने के लिए है। ये पदयात्रा नहीं होगी, ये बस से जाएंगे, लेकिन जो शहर और कस्बे होंगे वहाँ 5-5, 10-10 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण गया है, जिस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। ममता बनर्जी ने जाने से इनकार कर दिया है। लेफ्ट पार्टियों ने भी अयोध्या नहीं जाने का निर्णय लिया है। उधर न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को आमंत्रित किया है। ये जाहिर है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कई और नेता चुनावों के दौरान मंदिरों में दर्शनों के लिए जाते रहते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा मणिपुर से शुरू कर रहे हैं, यानी कांग्रेस की इस यात्रा में मणिपुर एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के भाषणों में अडानी मुद्दा छाया रहा था। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भी उठाएगी, बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। गठबंधन में सीटों का समीकरण बहुत अधिक मायने रखता है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आम चुनावों के फाइनल राउंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया में कभी संयोजक के पद पर खींचतान है तो कभी पीएम उम्मीदवार के चेहरे पर, और सबसे अधिक घमासान है सीट बंटवारे को लेकर। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर निशाना लगाए बैठी है, तब 2 चुनावों में उत्तर प्रदेश के भीतर 2 से 1 सीट पर सिमट चुकी कांग्रेस 2009 वाले दौर से अभी निकल नहीं पाई। यूपी और बिहार की कुल 120 सीटों में अपने लिए जो सीट बंटवारा कांग्रेस ने सोचा है, उसे देखकर यही लगता है। यूपी कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को 2009 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला देते हुए इंडिया गठबंधन में 40 सीट से कम पर बातचीत नहीं करने की सलाह दी है। यानी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मानकर चल रहा है कि पहले वो 40 मांगेंगे, लेकिन 20 सीटों तक राजी हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर तकरीबन बातचीत हो गई है।
इसी तरह से बिहार कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को इंडिया गठबंधन से बिहार में 25 सीटों पर बातचीत करने की सलाह दी है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मानकर चल रहा है कि 10 से 12 सीटों पर बात बन जाएगी। कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हैं, आरजेडी से भी बात करके तय, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात कर रहे हैं। लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या हम लोग की बात को समझेंगे। अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं, और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। कांग्रेस 291 सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। 85 सीटों पर गठबंधन के दूसरे साथियों के संग, लेकिन पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल को लेकर तनाव बना हुआ है। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। उनका खुद का पार्टी का लीडर सोनिया जी और राहुल जी को तो वो कन्विंस नहीं कर सकता, तो सोनिया जी और राहुल जी तो ममता जी को लेकर मीटिंग करते हैं, तो उसके पार्टी का यहाँ का अधीर चौधरी का उसका स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है? उनका खुद का जो लीडर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो लोग ममता जी का साथ बात करते हैं, ममता जी को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर इंडिया अलायंस का वो लोग मानते हैं। तो ये कौन है कमेंट करने का? भाजपा का दलाल है। कांग्रेस के कई साथी दलों को भी दरअसल ये लगता है कि लंबे समय से एक जैसा ही वोट पाती आ रही कांग्रेस आगे की सोच नहीं पा रही। 1989 से 2019 तक 30 साल हो चुके हैं। कांग्रेस का वोट देश में 12 करोड़ के आसपास ही टिका हुआ है, जबकि इन्हीं 30 साल में देश में पड़ने वाला कुल वोट 31 करोड़ से 61 करोड़ पहुंच चुका है। गठबंधन के सामने कई मुद्दे हैं जिन्हें आपस में ही सुलझाने में उसकी सबसे अधिक ऊर्जा खर्च हो रही है। नीतीश कुमार खुद एक गठबंधन के सामने मुद्दा है। कभी पीएम उम्मीदवार के तौर पर चर्चाएं चली तो कभी संयोजक की भूमिका के लिए वो सहमति जुटाते दिखे। गठबंधन में नीतीश फैक्टर कितना अहम है गठबंधन के भविष्य की रणनीति के हिसाब से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता दिख रहा है। ये जो पहल है इंडिया गठबंधन का, उसके सूत्रधार और करते धरते नीतीश कुमार बाबू है। यह तो महत्वपूर्ण है ना कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो नीतीश कुमार जी हैं। पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, न मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। नीतीश जी अनुभवी आदमी है, नीतीश जी के दक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो क्या केवल औपचारिक ऐलान ही बाकी है? नीतीश कुमार बनेंगे गठबंधन के संयोजक? दौड़ भाग, मिलना मिलाना, इसका सिला आखिर नीतीश को क्या मिलने वाला है? हाल ही में नीतीश कुमार की कांग्रेस नेतृत्व से बात भी हुई, जिसमें दावा है कि सीट शेयरिंग और संयोजक पद जैसे मुद्दों पर बात हुई है। इसके बाद अटकलें लगाई गईं कि शायद इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए क्योंकि उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि नीतीश ने नाराजगी की खबरों से साफ इनकार किया। नई चर्चा ये शुरू हुई कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक गठबंधन में उनको कोई आधिकारिक पद नहीं दिया गया है। वहीं गठबंधन ने एक संयोजक की जगह अलग अलग दलों के नेताओं को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। यानी नीतीश को मिलने वाले किसी पद को लेकर दावे तो कई हैं, लेकिन जमीन पर अभी तक कुछ नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है। नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है, एक अनुभवी नेता है। ये जो पहल है इंडिया गठबंधन का शुरुआत है, उसके सूत्रधार और करते धरते नीतीश कुमार बाबू है।
शुरुआत पटना में नीतीश कुमार जी ने की थी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में सभी की राय जो है बहुत सकारात्मक है। दावों और इरादों के बीच जेडीयू में नीतीश को गठबंधन के पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग भी रोज तेज हुई जाती है। हमारे नेता तो बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए। तो क्या इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर किसी के नाम का ऐलान होगा, और अगर होगा तो किसका? संयोजक का पद का सृजन किसने किया, और ये बार बार बोलना कि संयोजक बनाया जाएगा, कोई एप्लीकेशन दिए हैं क्या, वो कोई वैकेंसी क्रिएट हुआ है क्या? इस तरीके का आचरण राजनीति में सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अथवा माननीय राहुल गांधी जी हो, वो बड़े नेता है, तो माननीय नीतीश कुमार जी से बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी तो सृजन करता है इंडिया गठबंधन के, और हम बार बार बोले कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक व्यवहार पेश किया जाता है, कहीं ना कहीं से उससे मन के अंदर में एक टीस का भाव पैदा होता है। तो कौन एप्लीकेशन देने गया था, कहाँ एप्लीकेशन दिया था, किसने पद सृजित किया? ये इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ही राजनीति में बेईमानी माना जाता है। इंडिया गठबंधन को संयोजक के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास सियासी अनुभव भी लंबा हो और विपरीत ध्रुव वाले दलों को जो जोड़कर रख सके। इन चुनावों में एक अहम मुद्दा ईडी की कार्रवाई भी रह सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ईडी समन पर समन भेज रही है। दूसरी तरफ बंगाल में जब ईडी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचते हैं तो वहां भीड़ उन पर हमला कर देती है। इन सारी चीजों के बीच जनता किस बात से आश्वस्त होगी? विपक्ष के उस दावे से जो ये कहता है कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, या फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये कार्रवाई है जो बीजेपी के नेता जनता को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में ईडी के 3 समन, तीनों बार जाने से इनकार। हेमंत सोरेन ईडी के 7 समन, हर बार जाने से इनकार। तेजस्वी यादव ईडी के 2 समन, दूसरे समन पर जाने से इनकार। 2 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री ईडी के निशाने पर है। आरोप यह है कि समन सियासी साजिश है। बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। मैं भाग रहा हूं या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूं, क्या आप लोगों को लगता है? बदलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर से पीछे से लोग ईडी और सीबीआई बांटना घुसा देता है। अब तो लोग थक चुका है। अरे हम तो बचपने से ना देख रहे ईडी और सीबीआई, क्या होने वाला है? कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये एक तस्वीर है ईडी कार्रवाई की जिसमें राजनीतिक आरोप लगाकर समन से किनारा करने की कोशिश है। दूसरी तस्वीर ये है जिसमें हरियाणा के एक पूर्व विधायक के घर से बड़ी मात्रा में संपत्ति जब्त हुई। राजनीति इस मुद्दे पर भी हो रही है। तीसरी तस्वीर ये पश्चिम बंगाल की है जहां ईडी टीएमसी के एक नेता के खिलाफ जांच करने गई और भीड़ के हमले में घायल अधिकारी वापस लौटे। इसमें उन लोगों का क्या गलती है? एजेंसियों की क्या गलती है? दबाव इतना है, लेकिन फिर भी उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो रूटीन हो गया है ना अब तो। और ये चौथी तस्वीर भी ईडी की कार्रवाई की है जो पश्चिम बंगाल से आई नेता की गिरफ्तारी को रोकने के लिए भीड़ का हंगामा हुआ।
चुनावी माहौल में ईडी के निशाने पर नेता हैं, नेताओं के निशाने पर ईडी। सवाल ये उठता है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक है या भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वाभाविक। ये एक बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। ये कैसा होता है? ये न्याय की बात करते हैं आप? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। चुनावों के दौरान ईडी की कार्रवाई का सवाल जनता की अदालत में जाना तय है। वोट के माध्यम से जनता तय करेगी किसके दावे पर उसे भरोसा है।